देखना तो इसमें हीट एनर्जी था। ये वाला तो हो गया था, इसके बाद होगा। ये वाला है ना, ग्रीन हाउस ना। चलो देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इन 1824 जोसेफ फोरियर डिस्कवर्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबसे पहले इन्होंने ग्रीन हाउस इफेक्ट को पहचाना था, कंसिडर किया था। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वार्मिंग ऑफ प्लानट सरफेस एंड इट्स लोअर एटमोसफेयर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ इमिटेड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लानट। तो ये क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वार्मिंग ऑफ प्लानट। ये एक प्रोसेस है जिसमें प्लानट का जो सरफेस होता है वो गर्म होता है, एंड इट्स लोअर एटमोसफेयर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। और ये कैसे होता है? ये होता है, जो इंफ्रारेड रेडिएशन आता है, एक्चुअल में होता है क्या है कि सन से इंफ्रारेड रेडिएशन आता है, और वो रेडिएशन अर्थ से टकराने के बाद जनरली वो फिर बाहर निकल जाता है, चला जाता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर मतलब बढ़ता जा रहा है। ये लोग क्या करते हैं कि उस रेडिएशन को वापस जाने नहीं देते हैं, वो उस लेयर से टकराकर फिर से अर्थ पर ही चला जाता है। इससे जो अर्थ का इन्वायरमेंट है वो गर्म हो रहा है। तो उसी के बारे में ये लिखा हुआ है। एक मिनट। तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है ना। इसमें बोल रहा है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वार्मिंग ऑफ प्लानट सरफेस एंड लोअर एटमोसफेयर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड। मतलब लोअर एटमोसफेयर मतलब कि नीचे का जो एटमोसफेयर है, अर्थ के करीब वाला जो एटमोसफेयर है वो गर्म हो रहा है, और प्लानट का जो सरफेस है वो गर्म होता जा रहा है। कैसे गर्म हो रहा है? बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ये गर्म हो रहा है। ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ, ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है इनका वेवलेंथ हाई होता है, बड़ा होता है। इमिटेड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लानट। ये कहाँ से निकलता है? ये प्लानट के सरफेस से निकलता है। एक्चुअली आता है सन से, सन से जाकर प्लानट की अर्थ से टकराता है। अब टकराने के बाद इसको वापस चले जाना चाहिए था एटमोसफेयर में, लेकिन ये जा नहीं पाता है क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। पॉल्यूशन से टकरा करके फिर अर्थ पर ही रह जाता है। अ, अच्छा, इस टाइप का अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हाँ, क्या बोल रहे हो? बोल रहे हैं कि टेम्परेचर अर्थ का धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? आइस है, हाँ।
हाँ हाँ, वही मेन इम्पैक्ट है। एक्चुअली हम लोग का जो अर्थ है उसमें 70% वाटर है, 30% सिर्फ ज़मीन है। तो अगर उस 70% पानी को 70% में जान रहे हैं हम लोग कि इसका जो मैक्सिमम पार्ट है, बहुत सारा हिस्सा जो है बर्फ़ के रूप में है। अगर वो सारा पिघल जाएगा तो ये अर्थ को आसानी से डुबो देगा। तो वही प्रॉब्लम है, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो मतलब धीरे धीरे वो जो बर्फ़ है वो पिघल ही रहा है थोड़ा थोड़ा करके। तो समुद्र किनारे जितना भी मतलब कंट्री है या बसा हुआ है या फिर जो एरिया है, वो सारा का सारा डूब जाएगा। द सोलर रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन, ये सन से आता है रेडिएशन, हैव हाई एनर्जी रेडिएशन सच एज गामा रेज। इनके पास गामा रे होता है, एक्स रे होता है, अल्ट्रा वायलेट रे होता है। इसके अलावा लो एनर्जी रेडिएशंस होते हैं, जैसे कि विजुअल लाइट हो गया, इंफ्रारेड रेडिएशन हो गया, रेडियो वेव हो गया। ये सारा सन से बाहर निकलता है। आवर अर्थ एटमोसफियर इज ट्रांसपेरेंट ओनली फॉर विजुअल लाइट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। तो हमारा जो अर्थ है इसमें इंफ्रारेड रेडिएशन का जो लाइट है या जो विजुअल लाइट है वो आसानी से आ जा सकता है। गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट रे आर एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। और ये जो गामा रे होता है, एक्स रे होता है, ये सारा ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओजोन जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओजोन में भी हॉल हो रहा है धीरे धीरे एटमोसफियर मतलब पॉल्यूशन से। while ozone layer, ठीक है, सराउंडेड द अर्थ, while infrared radiation of long wavelength and radio wave are reflected back into a space। देखो ये जो इंफ्रारेड है और रेडियो वेव जो है अर्थ पर गिरने के बाद ये वापस टकरा करके एटमॉस्फेयर में चला जाता है बाय द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। रेडियो वेव आर रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस बाय द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। देखो अर्थ तक नहीं पहुंच रहा है, अर्थ के जो अपर मोस्ट लेयर है वहीं से टकरा करके वापस रिटर्न हो जा रहा है। डेट इज आयनोस्फेयर, उसको हम लोग आयनोस्फेयर बोलते हैं। एंड द पोलर आइस कैप, इसी को पोलर आइस कैप भी बोलते हैं। द सोलर रेडिएशन विच ट्रैवल थ्रू द एटमोसफियर ऑफ अर्थ आर एब्जॉर्ब बाय द क्लाउड। सोलर रेडिएशन विच ट्रैवल थ्रू द एटमोसफियर ऑफ अर्थ, जो एटमोसफियर के अर्थ से सोलर रेडिएशन ट्रैवल करता है वो जनरली क्लाउड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और इसके अलावा अर्थ सरफेस, इसके अलावा सी वाटर ड्यू टू विच अर्थ एटमॉस्फेयर गेट हीटेड अप। और इसके अलावा जो होता है अर्थ का जो सरफेस है वो एब्जॉर्ब करता है, सी वाटर है वो जो एब्जॉर्ब करता है। इससे जो अर्थ का सरफेस है वो गर्म हो जाता है। नाउ अर्थ सरफेस रेडिएटेड इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। अब क्या होता है, अर्थ का जो सरफेस है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को रेडिएट करता है। फॉर दीज रेडिएशंस द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ओपेक, सो दे आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय द क्लाउड एंड आर एब्जॉर्ब बाय द गैस प्रेजेंट एबव द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ये जो रेडिएशन है इंफ्रारेड, ये रिटर्न होकर के जाता है और बादल से टकरा करके वापस फिर से एटमॉस्फेयर में आ जाता है और जो एटमॉस्फेयर पर गैस है उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दस द क्लाउड एंड गैसेज प्रिवेंट द लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम स्केपिंग इनटू द स्केप। तो ये जो क्लाउड है या फिर जो गैसेज है एटमॉस्फेयर में, वो क्या कर रहे हैं, वो अर्थ से जो रेडिएशन हो रहा है उसको वापस जाने से रोक रहे हैं। एंड कीप द अर्थ सरफेस वार्म, और अर्थ के सरफेस को गर्म बना रहे हैं। 6.13 शो द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट को दिखाया है। तो यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले रेडियो वेव और इंफ्रारेड रेडिएशन है, ये आकर के आयनोस्फीयर या फिर पोलर आइस कैप इससे टकरा करके वापस चला गया। उसके बाद विजुअल लाइट है और इंफ्रारेड रेडिएशन है, बच गया इंफ्रारेड और विजुअल लाइट। तो इंफ्रारेड और विजुअल लाइट या तो ये अर्थ तक पहुंच रहे हैं या फिर क्लाउड से टकरा करके वापस जा रहे हैं। उसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ, ये ऊपर जा रहा है क्लाउड से टकरा करके फिर अर्थ पर ही आ जा रहा है। द गैसेस व्हिच आर अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। तो उस गैस को जो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर को गर्म बना रहा है, उसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। दे आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है।
These gas contribute in trapping the heat एनर्जी विद इन द एटमोसफियर। ये लोग क्या करते हैं, ट्रैप फंसा लेते हैं हीट एनर्जी को एटमोसफियर के अंदर। द नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस हैव एन एवरेज वार्मिंग इफेक्ट ऑफ नियरली 33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस जो है, इनका एवरेज वार्मिंग इफेक्ट जो है 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो दैट द एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ सर्फेस इज अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या बोल रहा है, द नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस, मतलब नेचर में जो ग्रीन हाउस गैस है, हैव एन एवरेज वार्मिंग इफेक्ट, इनका जो वार्मिंग इफेक्ट होता है सिर्फ 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। सो द एवरेज टेम्परेचर, तो इसलिए जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इन एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन एटमोसफियर, इंटायर हीट एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड ऑब्जेक्ट ऑन इट would escape out into the space and then the average temperature on earth would be, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं रहा अर्थ पर, तब बोल रहा है कि जो हम लोग का टेम्परेचर होगा वो होगा -18 डिग्री सेंटीग्रेड इंस्टीड ऑफ 15 डिग्री। ठीक है, तो -18 पर भी रहना मुश्किल हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, और अगर ग्रीन हाउस गैस का प्रोपोर्शन अगर बढ़ता है एटमोसफियर, द एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ विल राइज एंड इट विल बी एबव 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ करके 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाएगा। फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या है, इन द रिसेंट डिकेड्स, अभी के टाइम में it has been observed that the effective temperature of Earth's surface has risen of 0.74 plus minus 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकेड फॉर द लास्ट 50 साल सिंस 1900। तो 1900 से 1950 के बीच इतना 0.1 डिग्री टेम्परेचर, मतलब 0.74 हर डिकेड में बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर के रेट ऑफ इंक्रीज 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकेड। तो 10 साल में 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। एंड सिंस 2000 इट इज़ मच मोर, सो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी द अर्थ एट टेम्परेचर विल राइज अप टू 64 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इस सेंचुरी के अंत में, मतलब 20वीं सेंचुरी के शताब्दी के ख़त्म होते होते जो टेम्परेचर राइज होगा वो 64 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। द रीजन फॉर दिस इज द इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ये ग्रीन हाउस के बढ़ने से हो रहा है। ड्यू टू देयर इंक्रीज मोर हीट रेडिएशन रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर ट्रैप इन एटमोसफेयर। इट इज़ बिलीव्ड, क्या बोल रहे हैं, ग्रीन हाउस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वेपर हो गया, वाटर का जो वेपर है, मीथेन हो गया। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इंफ्रारेड रेडिएशन को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं और एटमोसफियर को गर्म बना देते हैं। तो इसमें याद रखना है हम लोग क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और एक वाटर वेपर होता है। ह्यूमन एक्टिविटी आर रेस्पॉन्सिबल, इट इज़ बिलीव दैट द ह्यूमन एक्टिविटी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस नेमली कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ एटमोसफियर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ाने के लिए आदमी रेस्पॉन्सिबल है। द मेन ह्यूमन एक्टिविटी रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर नीचे में कुछ चीज़ दिया हुआ है जिसकी वजह से मेन हीट बढ़ा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा है। क्या है इसमें, सबसे पहले बर्निंग ऑफ फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। द मेन क्यों बढ़ रहा है, मेन फ्यूल के जलने से हो रहा है, जंगल को काट रहे हैं उससे हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है उससे हो रहा है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उनसे हो रहा है, खासकर सीमेंट फैक्ट्री से हो रहा है। दूसरा है
इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। एक आदमी जो होता है एक साल में कितना 22 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। उसके बाद नेक्स्ट है इम्बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। एक टन होता है, एक टन में कितना केजी होता है? 40 केजी ना, 1000 होता है एक टन में। एक टन में हो जाएगा अगर 1000 केजी, तो गीगा मतलब 10⁶। इसमें हम लोग 1000 में 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना केजी हो जाएगा, इतना केजी कार्बन डाइऑक्साइड एक आदमी। एक गीगा टन में, एक गीगा अगर किसी चीज़ के पहले लगाते हैं उसका मतलब 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और गीगा के अपोजिट होता है माइक्रो। जैसे अगर कोई बोल रहा है 1 माइक्रो टन, इसका मतलब कि उसमें 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है इम्बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? द ओशियन डज नॉट एब्जॉर्ब फुल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वेजिटेबल आर नॉट एबल टू चेंज ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो साइकिल है उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। उसमें प्रॉब्लम क्यों हुआ? क्योंकि जितना कार्बन डाइऑक्साइड ओशियन को एब्जॉर्ब करना चाहिए था वो उतना कर नहीं पा रहा है, और वेजिटेबल्स जितना इन लोग को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो भी उतना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले रहा है। द इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू एबव ह्यूमन एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 60% इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये 3 कारण से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो 60% लगभग बढ़ गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, राइस कल्टीवेशन, जो खेती होता है चावल का, एनिमल हस्बेंड्री, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन। नेचुरल गैस कहाँ से मिलता है? पेट्रोलियम के ऊपर पाया जाता है ना, मेनली उसमें CH4 होता है, मीथेन होता है, कल ही हम लोग पढ़े थे ना। बर्निंग ऑफ बायोमास इन क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। जंगल को काट रहे हैं तो वहाँ पर जो बायोमास, उसका जो बेकार का चीज़ें जल रहा है उसमें हो रहा है। इन क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड लीकेज इन नेचुरल गैस पाइपलाइन। नेचुरल गैस पाइपलाइन है वो अगर कहीं पर लीकेज हो जा रहा है तो उससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन निकल रहा है। हैज़ डबल्ड द कंसनट्रेशन ऑफ मीथेन। इससे मीथेन का जो कंसनट्रेशन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। नेचुरल गैस में मेनली मीथेन ही होता है, कल हम लोग देखे थे। विच इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इससे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ा है। Thus, the increase in greenhouse gas in the atmosphere enhance the greenhouse effect. तो एक क्या किया है? ग्रीन हाउस इफेक्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, एंड दिस कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द इंक्रीज इन एवरेज इफेक्टिव टेम्परेचर नियर द अर्थ सरफेस ड्यू टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब वही है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। आवर अर्थ गेट हीटेड अप ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल एंड शॉर्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन रिसीव फ्रॉम द सन। तो हमारा अर्थ जो है वो गर्म हो रहा है क्योंकि वो विजिबल और शॉर्ट वेवलेंथ का जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। ग्रीन हाउस गैस नेमली द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन और CFC ट्रैप द इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ इमिटेड फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड दस कीप द अर्थ सरफेस वार्म एट एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री। तो एक तो गर्म हो रहा है सन से जो लाइट आ रहा है उससे, दूसरा जो अर्थ इधर से जो इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ रहा है लॉन्ग वेवलेंथ वाला, वो मीथेन ये सब में, CFC ये सब में ट्रैप हो जा रहा है। तो ये सबसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व इन द रिसेंट डिकेड दैट ओवर ए पीरियड ऑफ 50 ईयर। ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं। दोबारा दे दिया है।
अच्छा ये चीज़ 2 बार लिखा हुआ है इसलिए ये सब पढ़ चुके हैं। काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में आते हैं। द काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट इन एटमोसफेयर। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस का कंसनट्रेशन बढ़ रहा है। मतलब बोल रहा है कि काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का जो रीजन है वो है ग्रीन हाउस गैस, इसका कंसनट्रेशन बढ़ रहा है, वो इसका रीजन है। द इंक्रीज इन डिफरेंट ग्रीन हाउस गैस इज एज फॉलो। तो कितना कितना कौन सा गैस बढ़ा है? सबसे पहले कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ इंक्रीज अप टू 25%। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन 25% बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया? इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से, फॉसिल फ्यूल के कंबसन की वजह से और जंगलों के कटाई की वजह से। जो मीथेन का कंसनट्रेशन है वो डबल हो गया है ड्यू टू एग्रीकल्चर सोर्स सच एज राइस कल्टिवेशन, एनिमल हस्बेंड्री, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन, बर्निंग ऑफ बायोमास, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, लीकेज इन नेचुरल गैस पाइपलाइन, ये सब की वजह से मीथेन भी डबल हो गया। CFC का जो कंसनट्रेशन है वो कितना बढ़ रहा है? इंक्रीज एट ए रेट ऑफ 5% पर ईयर, 5% हर साल बढ़ रहा है CFC। CFC जनरली AC से निकलता है। Thus increase in greenhouse gas in atmosphere enhance the greenhouse effect enhance cause global warming। इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन लाइफ। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो इसका कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। द वेरिएबल चेंज इन द क्लाइमेट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंट पार्ट जो संसार के हर हिस्से में जो क्लाइमेट चेंजिंग है वो देखने को मिल रहा है। विच इज क्रिएटेड डिफिकल्टीज एंड फोर्स द पीपल एंड एनिमल टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो मतलब क्लाइमेट चेंजिंग हुआ है जिससे आदमी एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है। चेंज इन ब्लूमिंग सीजन ऑफ डिफरेंट प्लांट का जो सीजन था वो चेंज हो रहा है। द चेंज इन रीजनल क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है विच हैज़ एन इमीडिएट इफेक्ट ऑन सिंपल ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट, जिसका प्लांट पे इफेक्ट पड़ रहा है। द चेंज इन वर्ल्ड का जो इकोलॉजी है वो चेंज हुआ है। इंक्रीज इन हीट स्ट्रोक डेथ। तो हीट स्ट्रोक डेथ क्या होता है? हीट स्ट्रोक डेथ बढ़ा है। उसके बाद है फ्यूचर प्रेडिक्शन। हीट स्ट्रोक एक बार देख लेना नेट पर क्या है। फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है? विद द प्रेजेंट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग इट इज़ प्रेडिक्टेड दैट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस विल बिकम 64 डिग्री सेंटीग्रेड बाय द एंड ऑफ ईयर 2100 ईस्वी तक। बोल रहा है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है बढ़ के 6400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगा। Although it is not possible to make very accurate prediction on the impact for the future, but still looking at the change in some natural phenomena we are facing now, following prediction can be made। ऐसा कंफर्म नहीं कि 64 डिग्री हो जाएगा, लेकिन ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। किस चीज़ को देखते हुए? उसमें से ये फॉलोइंग चीज़ें, मतलब इसको देखते हुए ये अनुमान लगाया गया है। डिसलोकेशन एंड डिसअपियरेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज। बहुत सारे प्लांट और स्पेसीज जो है वो गायब हो रहे हैं। At the present rate of increase of greenhouse effect, it is expected that nearly 30% of the plant and animal species will vanish by the end of 2050। 2050 तक 30% प्लांट और एनिमल जो है ख़त्म हो जाएंगे। एंड अप टू 70% अप टू द एंड ऑफ 2100 ईस्वी। दिस विल डिसरप्ट इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। एनिमल फ्रॉम द equatorial region will shift to higher latitude in search of ice and cold region। जो ये है एनिमल और प्लांट से वो लोग मूव करेंगे जिधर आइस है उस तरफ। द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ओशियन विल काउज
एसिडिफिकेशन ड्यू टू विच मेरीन स्पीसीज विल माइग्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तुम्हारा ओशन जो है एब्जॉर्ब करेगा और इससे क्या होगा, एसिड हो जाएगा, वाटर में एसिडिटी आ जाएगा। उसके बाद है वार्मिंग ऑफ ओशियन। द टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर विल इंक्रीज ड्यू टू which many species in the ocean will either die or they will disappear। तो टेम्परेचर जो है ओशियन का बढ़ेगा, इससे क्या होगा, बहुत सारे एनिमल मर जाएंगे और गायब हो जाएंगे। while various other species which refer warm water will increase tremendously। उसके बाद है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द फ्रोजन टंड्रा इन द साइबेरिया हैज स्टार्टेड मेल्टिंग। ये मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ग्रीनलैंड हैज एक्सपीरियंस्ड 32 ग्लेशियल अर्थक्वेक इन 1 ईयर। ग्रीनलैंड में करीब 32 अर्थक्वेक आया है एक साल में। द आर्कटिक स्नो कवर इज एक्सपेक्टेड टू बी आइस फ्री बाय द एंड ऑफ सितंबर 2037। तो जो आर्कटिक पर जो स्नो कवर किया हुआ है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा 2037 तक। द ग्लोबल एवरेज सी लेवल हैज राइजन एट ए रेट ऑफ 3.1 mm पर ईयर। तो 3.1 मिलीमीटर पर ईयर जो है समुद्र का लेवल उठ रहा है। दिस रेट ऑफ राइज इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन फ्यूचर। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन ऑक्सीजन विल डिक्रीज विच विल हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द मैरीन लाइफ। तो ये भी मैरीन लाइफ भी उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। उसके बाद है शिफ्ट इन फार्मिंग रीजन। इन द नियर फ्यूचर वार्मिंग ऑफ नियरली 3 डिग्री सेंटीग्रेड विल रिजल्ट इन पुअर यील्ड इन फार्म इन लो एटीट्यूड। मतलब जो लो एटीट्यूड वाला रीजन था वहाँ पर खेती ठीक से नहीं हो रहा है इन लो एटीट्यूड रीजन एंड विल इंक्रीज द राइज ऑफ मालन्यूट्रिशन। द क्रॉप यील्ड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन मिडिल एंड हाई एटीट्यूड रीजन। तो मिडिल और हाई एटीट्यूड वाला में अब जो क्रॉप है और उसका फसल ज़्यादा अच्छा होगा। देयरफॉर फार्मर विल हैव टू शिफ्ट देयर फार्मिंग रीजन फ्रॉम लो एटीट्यूड टू हाई एटीट्यूड। तो किसान लोग को भी अपना रीजन जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके बाद है इंक्रीज इन न्यू डिजीज एंड हीट रिलेटेड डेथ। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग मेनी न्यू डिजीज विल इमर्ज बिकॉज बैक्टीरिया कैन सर्वाइव बेटर इन इंक्रीज टेम्परेचर and they can multiply faster. It will extend the distribution of mosquitoes due to increase in humidity level। तो टेम्परेचर बढ़ने से ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मतलब नमी आ जाएगा, वेपर आ जाएगा, वाटर वेपर। तो मस्कीटो भी बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने से जो अदर बैक्टीरिया वगैरह है उन लोग का भी ग्रोथ बढ़ जाएगा। तो इससे काफ़ी नया बीमारी आएगा। This will result in increase of many new diseases. Apart from it, the death due to heat stroke will also increase। उसके बाद है चेंज इन रीजनल क्लाइमेट। हर रीजन का जो क्लाइमेट है वहाँ चेंज देखने को मिलेगा। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द वार्मिंग ओवर लैंड will increase and it will maximum at the high northern latitude while minimum over the southern ocean। तो वार्मिंग किधर ज़्यादा हो जाएगा, नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर ज़्यादा हो जाएगा और साउदर्न ओशन में मिनिमम उसका इफेक्ट पड़ेगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉट एक्सट्रीम हीट वेव
एंड हैवी प्रेसिपिटेशन विल आल्सो इंक्रीज। तो इससे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा हॉट एक्सट्रीम्स का और हीट वेव का। उसके बाद है वेरिएबल चेंज इन द क्लाइमेट। The variable change in the climate will result in increase in the number of people suffering from death, disease and injury from the flood। तो बाढ़ से या फिर डिजीज से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगा, स्टॉर्म और ड्राउट देखने को मिलेगा। उसके बाद है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग। ड्यू टू वार्मिंग इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग विल इंक्रीज एज इट विल कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इससे जो होगा एसी का डिमांड बढ़ेगा और काफ़ी ज़्यादा फिर इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी भी लगेगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी ज़्यादा लगेगा तो फिर से इसका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। चेंज इन सी लेवल ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस द एरिया ऑफ सी आइस around the both pole is shrinking. It is expected that in the next 50 years, the ice at both the pole will melt completely, and therefore the sea level will rise. तो आइस को मेल्ट करने से सी लेवल बढ़ेगा। बिल्डिंग एंड रोड इन द कोस्टल एरिया विल गेट फ्लडेड। तो बिल्डिंग और जो कोस्टल एरिया है वो सारे डूब जाएंगे। दे कुड सफ़र डैमेज फ्रॉम हरिकेन एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म। हरिकेन और ट्रॉपिकल स्टॉर्म देखने को मिलेगा। अब वे टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को हम लोग कैसे कम करेंगे? तो सबसे पहले उसका 3 मेन रीजन मेजर है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले है टेक्नोलॉजिकल मेजर। द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजेज कंजम्पशन ऑफ फ्यूल एंड हेंस बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस। तो पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ इनके वजह से फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ा है और इसी से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ गया है। वी नीड टू चेक देम एंड यूज द फॉलोइंग 3 टेक्नोलॉजिकल मेजर। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ हम लोग को देखने की ज़रूरत है। फर्स्ट है यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन पैलेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि रिन्यूएबल सोर्स का यूज करें करंट जनरेट करने के लिए। दूसरा है चेंज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, और ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल का यूज कम करें और यूज करें बायो कार स्टोव फॉर कुकिंग के लिए बायो कार स्टोव यूज करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद है यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पैलेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट। तो इसमें अब फर्स्ट वाला हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर 2-3 चीज़ बताया था और तीनों का डिस्क्रिप्शन दिया है। इसमें सबसे पहले पहला का दिया है कि हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करें। तो अभी के टाइम में क्या है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लांट जो है अभी 21.3% दे प्रोड्यूस नियरली 21.3% ऑफ द टोटल ग्रीन हाउस गैस। तो फॉसिल फ्यूल जिससे हम लोग पावर प्लांट चला रहे हैं और 21.3% ग्रीन हाउस गैस को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग विंड एनर्जी का यूज़ करें, सोलर सेल का यूज़ करें, टीडल एनर्जी का या फिर जियो थर्मल एनर्जी का यूज करें। द फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट मस्ट बी बैन। तो फॉसिल फ्यूल से जो चल रहा है, कोयला वगैरह से जो पावर प्लांट चल रहा है उसको बंद कर देना चाहिए, फिर बैन करना चाहिए। उसके बाद है चेंज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल। ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल को चेंज करना चाहिए, जैसे कि लॉरी, ट्रक etc दैट आर प्रेजेंट इन यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर रन बाय द इंटरनल कंजम्पशन इंजन एंड दे कंट्रीब्यूट नियरली 14% ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो जो गाड़ी व्हीकल चल रहा है उससे 14% गैस निकल रहा है।
सच व्हीकल मस्ट बी स्विच टू बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल। तो इसको चेंज करके बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल लगाना चाहिए, जो तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड को घटा देगा, उसके लेयर को घटा देगा। फॉर चार्जिंग बैटरी, बैटरी को चार्ज करने के लिए रिन्यूएबल सोर्स का यूज करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जो बनेगा और रिन्यूएबल सोर्स से बनेगा। फर्दर द व्हीकल मस्ट बी यूज एट देयर फुल कैपेसिटी एंड द साइज ऑफ व्हीकल मस्ट बी रिड्यूस। व्हीकल का जो साइज होना चाहिए वो भी रिड्यूस करना चाहिए, और फुल कैपेसिटी से ऐसा व्हीकल होना चाहिए जो फुल कैपेसिटी से चले। उसके बाद यूज ऑफ बायोकार स्टोव फॉर कुकिंग। इन डेवलपिंग कंट्रीज बायोमास इज मस्टली यूज फॉर कुकिंग। डेवलपिंग कंट्री में बायोमास जो है वो कुकिंग के लिए यूज किया जा रहा है। विच also contribute significantly in the increase of greenhouse gas। जो क्या किया है, अरे आवाज़। हेलो। हाँ, बायोकार स्टोव को यूज करने के लिए बोल रहे हैं, खाना बनाने के लिए। इन डेवलपिंग कंट्री बायोमास इज मस्टली यूज्ड फॉर कुकिंग विच आल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन द इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस। तो बायोमास इन डेवलपिंग कंट्री में यूज हो रहा है, जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है।
For burning the biomass, new technology must be used to burn it in absence of air. तो ऐसा नया टेक्नोलॉजी आना चाहिए टू बर्न इन absence ऑफ एयर इज इन ए स्पेशली कंस्ट्रक्टेड स्टोव नोन एज बायोकार स्टोव। तो फॉर बर्निंग द बायोमास, बायोमास को जलाने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज, नया टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए। टू बर्न इट इन अब्सेंस ऑफ एयर, जो कि हवा के अनुपस्थिति में काम करता है। इन ए स्पेशली कंस्ट्रक्टेड स्टोव, एक तरह का स्टोव है जो स्पेशली इसको बनाया गया है। इसको कहते हैं बायो कार स्टोव। इट विल रिलीज द स्मोकलेस कंबस्टिबल गैस मीथेन, एंड यहाँ से मीथेन निकलता है और साथ में हाइड्रोजन होता है। लिविंग ए चारकोल रेसिड्यू विच कैन बी बरीड इन सॉइल, और बाद में जो रेसिड्यू बचता है वो चारकोल बचता है, जिसको बाद में आसानी से ज़मीन में गाड़ा जा सकता है, डाल दिया जा सकता है। उसके बाद दूसरा है इकोनॉमिक मेजर। The industrial growth and deforestation for population growth have caused the increase in greenhouse effect. तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और डिफोरेस्टेशन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ा है। टू चेक देम फॉलोइंग टू इकोनॉमिक मेजर आर नीडेड। पहला तो है रिफॉरेस्टेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड, लैंड का जो है ठीक से इस्तेमाल किया जाए, और जो जंगल काट दिया गया है उसको फिर से लगा दिया जाए। इंडस्ट्रीज टू पे कार्बन टैक्स, और जो इंडस्ट्री है उनको कार्बन टैक्स पे करना चाहिए अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं तो। रिफॉरेस्टेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड में आते हैं। इन डेवलपिंग कंट्री द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज़ रिजल्टेड इन अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो डेवलपिंग कंट्री में जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वहाँ पर खासकर 90% तक डिफॉरेस्टेशन हुआ है, जंगल को कटाई हुआ है। दिस कंट्री मस्ट बी आस्क्ड टू रीफॉरेस्ट एंड मेंटेन फॉरेस्ट हैबिटेट। तो बोल रहे हैं ऐसे कंट्रीज को फिर से बोलना चाहिए कि आप फिर से जंगल को लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं। देयर लॉस मस्ट बी वेरीफाइड बाई सैटेलाइट इमेजिंग बिफोर कंपेशनेट देम। तो इन ये जो लॉस है हम लोग सैटेलाइट से पता कर सकते हैं कि कितना कटाई हुआ है। इंडस्ट्री टू पे कार्बन टैक्स, सिंस इंडस्ट्री इमिट कार्बन डाइऑक्साइड टू गुड एक्सटेंट, सो टू चेक देम दे मस्ट बी आस्क्ड टू पे कार्बन टैक्स। जो इंडस्ट्री है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं उन लोग को कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का टैक्स देना चाहिए। दिस टैक्स भी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन इमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो ये टैक्स जो है कार्बन इमिशन जो इंडस्ट्री से हो रहा है उस पर कितना इमिशन हो रहा है उस पर बेस्ड होना चाहिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉय आवर एंड टर्न ओवर ऑफ द इंडस्ट्री, कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस पर बेस्ड होना चाहिए, और कितना टर्न ओवर है इंडस्ट्री का उस पर होना चाहिए। दिस विल इनकरेज द इंडस्ट्री टू यूज द एनर्जी efficient offices and to avoid the traveling of its employee by having teleconferencing। उसके बाद है पॉलिसी मेजर। टू चेक ग्लोबल वार्मिंग गवर्नमेंट मस्ट टेक द फॉलोइंग टू पॉलिसी। गवर्नमेंट को दो पॉलिसी लेना चाहिए। एक, एडुकेटिंग चिल्ड्रेन टू लिव सस्टेनेबल लाइफ, पहले चिल्ड्रन को एजुकेट करना चाहिए कि वो सस्टेनेबल लाइफ जिए। कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन थ्रू फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के द्वारा पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन को एम्पावरमेंट करना चाहिए। उसके बाद है एडुकेटिंग चिल्ड्रन टू लाइफ सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। तो चिल्ड्रन को कैसे किया जा सकता है एजुकेट। वी नीड टू एजुकेट चिल्ड्रन दैट जेन्यून हैप्पीनेस लाई इन ए लेस कॉम्पिटिटिव एंड मोर कोऑपरेटिव सोसाइटी।
तो जो ऐसे सोसाइटीज़ में रह रहे हैं उनको एजुकेट करना होगा। कंज्यूमिंग मोर एंड बाइंग मोर मस्ट नॉट बी द एम ऑफ लाइफ। लाइफ में ये नहीं होना चाहिए कि अधिक से अधिक खरीदना है और अधिक से अधिक यूज करना है। फॉर सस्टेनेबल लाइफ वी मस्ट मेक फुल यूज ऑफ व्हाट वी हैव। हमारे पास जो है उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। द मेटेरियलिस्टिक गेन गिव ए टेम्पररी प्लीजर। तो ये सारा जो गेन है, भौतिकवादी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ टेम्पररी के लिए खुशी देता है, उसका मतलब इफेक्ट बाद में भुगतना पड़ता है। कंट्रोलिंग पॉपुलेशन थ्रू द फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के जरिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा। वेलफेयर रिफॉर्म एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 7.1 बिलियन इन द ईयर 2012 टू 9.15 बिलियन बाय द ईयर 2050 विद मस्ट ऑफ द ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन द डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलपिंग कंट्री में है जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। 2012 में क्या 2012 क्या लिखा है? द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 7.1 बिलियन इन द ईयर 2012 टू 9.15 बिलियन बाय द ईयर 2050 विथ मस्ट ऑफ द ग्रोथ टेकिंग प्लेस। मतलब पॉपुलेशन जो है 7.1 बिलियन से 9.15 बिलियन तक पहुंच जाएगा 2050 आते आते। दिस नीड टू बी कंट्रोल, ज़रूरत है कंट्रोल करने का। Population growth can be controlled through various measures such as free and easy access of family planning, welfare provision to encourage welfare provision to encourage a small family, empowerment of women through education and freedom to choose their future career. We call the educated women are more conscious about family planning due to their career and community. ठीक है, एक मिनट को एक कॉल आ रहा है।
Recently in 21st yearly 2015 United Nations Climate Change Conference held in Paris from November 30 to December 12, 2015. Each nation has expressed as deep concern on the present rate of increase of greenhouse gas and it is committed to limit the global warming up to 2 degree centigrade compared to pre-industrial level. ये कब का हुआ है? ये मीटिंग हुआ है 2015 में, 21 अर्ली 2015 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। उसके बाद हुआ नहीं 2015 के बाद। तो उसमें क्या ये लोग बात किया, इन लोगों में बात किया गया था कि जो वार्मिंग है उसको 2 डिग्री तक सीमित किया जाए ना, ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री से कम तक रखा जाए कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल बाय द ईयर 2021 तक, फॉर विच ए गोल ऑफ जीरो कार्बन एमिशन इज टू बी अचीव्ड बिटवीन 2030 से 2050। तो 2030 से 2050 तक ये है कि मतलब बिल्कुल भी कार्बन एमिशन ना हो। तो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। फिजिक्स तो अब लगभग ख़त्म ही हो गया। अब तुम जो पढ़ोगे वो 10th से भी रिलेटेड है, जो अभी पढ़ोगे वो फिर 10th में पढ़ना है।